गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो यहाँ से आगे करते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन compatible pollen of the same species as the stigma। अब पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा था, मेल एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपकते हैं। इसके बाद स्टिग्मा से होते हुए आगे जाके ओवरी तक जाते हैं और फिर आगे जाके वो सीड बनता है और सीड फ्रूट बनता है। तो पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन, पिस्टिल किस में था? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। पिस्टिल में हम लोगों ने देखा था, पिस्टिल का फिगर मैंने दिया है यहाँ। पिस्टिल का ये देखो, पिस्टिल टिप में जो पिस्टिल है, फिर इसके बाद जो ट्यूब है वो स्टाइल है और लास्ट में ओवरी है ना। तो पोलन जो है वो पिस्टिल से इंटरेक्ट करेगा या नहीं करेगा, दोनों के बीच केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पोलन किस स्पीसीज़ का है। ठीक है। अब जैसे मैंगो के फ्रूट से पोलन आ करके नींबू के ये पिस्टिल पे आके, अगर मान लो कोई मधुमक्खी आई उस पर नींबू के एंथर से नींबू के पोलन ग्रेन को लेके आम के पिस्टिल पे लेके आई, तो वो तो वो ये नहीं होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, दोनों का मिक्स कुछ बनेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड कॉम्पिटिबल है उसको बोलते हैं, उसके साथ जो मैच करता है ना। जैसे किसी खास ताले का एक खास चाबी होता है, हर एक ताले का एक खास चाबी होता है, वैसा ही यहाँ पर कुछ बात है। ठीक है। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। अब देखो, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी दूसरे ताले का चाबी उस ताले में नहीं लगेगा जो, अगर उसका चाबी नहीं है तो। उसी तरह किसी दूसरे पोलन का उस प्लांट पे, अगर वो प्लांट नहीं है, जैसे नींबू का पोलन मैंगो के पिस्टिल पे आके वो नहीं फर्टिलाइज करेगा, नहीं वो मतलब जुड़ेगा ही नहीं साथ में। और अगर मान लो वहाँ पर आ भी गया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि अगर सेम प्लांट का भी है और सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है, मतलब दोनों के समय अलग अलग है मैच्योर होने के। ठीक है। पोलन अलग समय में मैच्योर हुआ और पिस्टिल अलग अलग समय में मैच्योर हुआ। ठीक है। तो भी वो फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type compatible or of the wrong type incompatible। compatible मतलब eligible और incompatible मतलब ineligible। ये ऐसे समझो, compatible का मतलब eligible मतलब जैसे आपका 12th में एडमिशन हुआ, ठीक है, 11-12 में एडमिशन हुआ तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या था आपका, 10th में आप 10th पास किए हों। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर वो पोलन उस कैटेगरी का नहीं है, उस स्पीसीज़ का नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर मान लो उसी फ्रूट का, उसी फ्लावर का पॉलिनेशन है, उसी फ्लावर का एंथर है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक। इवेंट्स दैट, इसके आगे यहाँ लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो फिर मेल पॉल अगर दोनों का एक ही कैटेगरी के हैं तो फिर दोनों में बात आगे बढ़ेगी और आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इफ़ द पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। ठीक है। तो अगर अलग अलग टाइप के होंगे दोनों तो वो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट मतलब वो पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, है ना। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। वो ऊपर से देखने में लगता है कि वो एंथर आपने छिड़क दिया पिस्टिल पे और वो अंदर चला गया, लेकिन उसके बीच में आके ऊपर क्लास में आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे कि वो पूरा एक केमिस्ट्री होता है। ठीक है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है ना। ये ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने खाना खाया, ठीक। अब आप पेपर तो खा नहीं सकते हो,
पेपर खाओगे तो उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। पेपर खाओगे, कपड़ा खाओगे, प्लास्टिक खाओगे। तो आपने जो खाना खाया, जैसे मान लो आपने फ्रूट्स खाया, आपने सेब खाया, तो सेब जो होता है, सेब के साथ हमारा बॉडी इंटरेक्ट करता है ना, और फिर बात आगे बढ़ती है, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, फिर वो आगे डाइजेस्ट हो करके। तो वैसे ही वो पिस्टिल पे अगर पोलन ग्रेन आ गया तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर बात आगे बढ़ती है। यहीं आगे पढ़ते हैं हम लोग। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टिल। तो जैसे हम लोगों के शरीर में खाने से हम लोगों का केमिकल इंटरेक्ट करता है, हम लोगों का केमिकल, पेट का केमिकल बात करता है सेब से, है ना, वैसे ही पिस्टिल के केमिकल पोलन से बात करते हैं और बात आगे बढ़ती है। It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or rejection, है ना। तो हम लोगों के साइंटिस्टों ने ये पता लगाया है कि हम ये जो पोलन है और पिस्टिल है, इन दोनों के बीच में क्या बात होती है। ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसको आपको नहीं जानना है अभी। एज मैंशनड अर्लियर, बस अभी के लिए इतना जानो कि अगर उसी फ्लावर का पोलन है और वो रिसेप्टिव है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो ही वो फर्टिलाइजन की तरफ दोनों आपका जो पोलन ग्रेन है और जो ओवा है, मतलब पिस्टिल्स को एक्सेप्ट करके ओवा तक लाएगा। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. तो जैसे ही उसी स्पीसीज़ का, अगर एक ही स्पीसीज़ का दोनों रहेंगे, तो जैसे ही पोलन वहाँ पर लैंड करेगा पिस्टिल में, तो फिर वो क्या करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। ठीक है, जैसे चना में आपने देखा है ना, चना कैसे ग्रो करता है ना। चना का जो आपने अंकुरित चना देखे होंगे, स्प्राउट्स बोलते हैं, तो अंकुरित चना में कैसे ट्यूब निकल के आता है ना। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही पोलन पिस्टिल पे रखे, वो अपना पोलन ट्यूब आगे निकालेगा, है ना। द contents ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो, याद करो हम लोगों ने देखा था पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होंगे और एक तुम्हारा जनरेटिव सेल होंगे। ठीक है, अगर टू सेल्ड स्टेज का पोलन ग्रेन है तो, और अगर थ्री सेल्ड स्टेज है तो उसमें 2 जनरेटिव सेल होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होंगे। तो उसके अंदर जो ये चीज़ है वो फिर उससे सफ़र करेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र होंगे, उससे ट्रैवल करेंगे। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेज द ओवरी। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब क्या करेगा, वो स्टिग्मा के थ्रू ट्रैवल करेगा और वो ओवरी तक पहुंचेगा। हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था। ठीक है, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, अंदर में 8 सेल रहते हैं, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल्स, है ना, नीचे में 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। You would recall that in some plants pollen grain are shed at 2-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. अभी मैंने बात किया पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, हम लोगों ने देखा था, एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक जनरेटिव सेल होगा अगर 2 सेल्ड स्टेज है, और अगर 3 सेल्ड स्टेज है तो 2 जनरेटिव सेल होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होंगे। In such plants, the generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. अब जिसमें 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन है, उसमें क्या होंगे, जब वो पोलन ट्यूब फॉर्म होगा तो वो 2 सेल्ड स्टेज में जो जनरेटिव सेल है वो क्या होगा, एक बार और डिवाइड करेगा और 2 जनरेटिव सेल को बनाएगा। ठीक है, In such plants, the generative cell divides and forms 2 male gametes during the growth of pollen tube in stigma. ठीक है, वही बात है। In plants which shed pollen in the 3-celled condition, pollen tube carry 2 male gametes from the beginning. अब जिस प्लांट में 3-celled स्टेज में पोलन है, उसमें वो दोनों जनरेटिव सेल ही क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और वो आगे फिर डिवाइड नहीं करेंगे। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हम लोगों ने देखा था, दो एंड होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, एक चलाजल एंड, एक
माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइल जो ओपनिंग था, है ना, तो वो माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब अंदर जाएगा। ठीक, enters through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें फिलीफॉर्म apparatus बोल करके भी स्ट्रक्चर है ना। एक मिनट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। अरे इतना दूर में, चलो ये तो यहीं पर तो था। देखो पोलन ट्यूब रीच किए और ये जो ब्रश जैसा देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्लू कलर के, और थोड़ा बड़ा है क्या, ब्लू कलर के, हाँ ये जो ब्लू कलर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो वो पोलन ट्यूब आएगा माइक्रोपाइलर एंड से और एक सिनर्जिड से होते हुए, सिनर्जिड किसको बोलेंगे, ये जो सेल है ना, ये सेल से होते हुए एक सेल तक जाएगा। ठीक, कैसे कैसे जाएगा और क्या क्या होगा आगे हम लोग पढ़ते हैं। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube। अब ये जो फिलीफॉर्म apparatus है ये क्या करता है, उसको गाइड करता है किसके तरफ, एक सेल के तरफ। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। बस इतना जो पार्ट हुआ है ना, पोलन पिस्टिल पे रखाया, ठीक, और अगर एक ही स्पीसीज का है तो फिर वो पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब जाके फिर सिनर्जिड से, एक सिनर्जिड से होते हुए अंदर आएगा, है ना, और फिर सिनर्जिड से जाते हुए फिर वो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो उसको एक सेल के तरफ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इतना सा को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इस टॉपिक का जो नाम था। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen। ठीक, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर एक ही कैटेगरी का है, एक ही फ्लावर का पोलन है और एक ही उसी फ्लावर का पिस्टिल है, ठीक है, या इसी स्पीसीज का, उसी प्रजाति का स्पीसीज है, तो फिर वो पोलन तुम्हारा आगे बात बढ़ाएगा। या फिर अगर अलग अलग फ्लावर हैं अलग अलग कैटेगरी के, जैसे नींबू और आम का मैंने एग्जांपल दिया, अगर अलग अलग वो दोनों है पोलन और पिस्टिल, तो फिर वो इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट मतलब वो स्टॉप कर देगा। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinators to get desired hybrid। अब ये बात आपने जब अगर जान लिया तो आप इसमें खुद भी ट्राई कर सकते हो। और प्लांट ब्रीडर जो चीज़ है, प्लांट ब्रीडर जो लिखा हुआ है, ये कोई किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी तो है नहीं। ये वो लोग हैं जो प्लांट में स्टडी करते हैं और प्लांट में ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग मतलब वो एक स्पीसीज से पोलन लेंगे और फिर उसको पिस्टिल पे रख के, पिस्टिल पे छिड़क के उसको देखेंगे कि वो पॉलिनेट होके आगे फ्रूट बना कि नहीं। ठीक है, वो ये एक्सपेरिमेंट बार बार करते रहेंगे, अलग अलग फ्लावर के थ्रू करते रहेंगे, तो फिर उनको पता चल जाएगा, है ना। तो उन्हीं को बोलते हैं प्लांट ब्रीडर। तो वो लोग क्या करते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को देखते हैं और इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेटर, जैसे आम और नींबू का जो मैंने एग्जांपल बताया, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनमें भी जो एग तक है वो पिस्टिल पोलन को क्या करेंगे, पोलन को जर्मिनेट करवाएंगे वहाँ से, या फिर पोलन का आगे ऊपर का खोल हटाएंगे, एक्साइन और इंटाइन होगा, हो सकता है ऐसा होता होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्साइन इंटाइन हटाएंगे और वो सेल जो है उस सेल को, मेल गैमेट सेल को क्या करेंगे, अंदर एक सेल तक जाके उस पर रख देंगे, उसका सेल वाल हटा के, ऐसा होता होगा पता नहीं। ठीक है, you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide। अब देखो ये सब कैटेगरी के पोलन ग्रेन जो हैं, इसको अगर आप ग्लास स्लाइड पे रखोगे, ग्लास स्लाइड
ग्लास स्लाइड कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा शीशा होता है आपके स्केल की तरह, स्केल लंबा होता है, मतलब एक ग्लास स्लाइड आपके 3 स्केल के बराबर होगा। अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 5-5, 6-6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे शीशे के टुकड़े होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं क्या, माइक्रोस्कोप पे रख के आगे देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे 1 ड्रॉप क्या लेंगे, शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन। मतलब अगर मान लो हम आप लोगों को 10 ml बनाना है, 10 ml का सॉल्यूशन बनाना है शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें शुगर कितना रहेगा, 10%, मतलब 1 ग्राम शुगर लोगे और 9 ग्राम पानी लोगे। अगर चम्मच से बात करें तो 1 चम्मच पानी लोगे, यह है 1 चम्मच चीनी लोगे और 9 चम्मच पानी लोगे, तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 10% शुगर सॉल्यूशन, है ना। इतना इस उसमें से 1 ड्रॉप लोगे और उस ड्रॉप में पोलन जो जर्म्स है, पोलन है किसके किसके, मटर के, पी के, चिक पी के, क्रोटोलेरिया, बाल्सम और विंका। ये अगले क्लास में मैं आपको इन सब का फ़ोटो दिखा दूंगा। मैं मुझे लगता नहीं कि मैंने इसे रखा है ना। तो ठीक है, तो ये जो है पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम और विंका, ये आप इसका हिंदी में देख सकते हो, और ये आपके आसपास ही होगा कहीं। पी मटर तो आप देख ही सकते हो, मटर तो आप लोग खाते ही हो, छोले मटर खाते हो, तो इसमें जो छोला होता है वो, नहीं, चाट में मटर होता है ना, हाँ चाट में मटर होता है। तो जो मटर होता है वो क्या है, वो पी ही है। और पी और चिक पी में क्या फिर अंतर है, ये फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो उस फूल से अगर आप पोलन लोगे, पोलन जर्म्स लोगे, उस फूल से क्या आप हिबिस्कस का भी मान लो, ये जो अड़हुल का फूल है, ठीक है ना, तो अड़हुल का फूल लोगे, उसमें से पोलन निकालोगे जो येलो पाउडर का डस्ट है, और उसको 1 ड्रॉप शुगर 10% शुगर सॉल्यूशन में रखोगे, और उसको फिर नीचे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या क्या देखोगे कि उससे पोलन ट्यूब बन रहा है ना। ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़। ठीक, तो अब इस तरह का ये 2 वैरायटी के, मान लो आम और नींबू जो थे, उन दोनों के बीच में वो क्या करेगा ब्रीडर, वो उसको प्रोड्यूस कराएगा, तो एक नया फ्रूट बनाएगा जिसमें आम के भी गुण होंगे और नींबू के भी गुण होंगे। ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, बस आप बात समझो कि क्या लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किसी और खुद से पॉलिनेशन अगर किसी आदमी के द्वारा कराया गया पॉलिनेशन, तो फिर वो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, और इससे हम लोग क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो 2 वैरायटी के, आप जानते भी होंगे कि दुनिया भर के तरह के चावल के वैरायटीज आते हैं, है कि नहीं। तो जैसे अरवा चावल हो गया, उसना चावल हो गया, है ना, बासमती चावल हो गया। तो मान लो आपको बासमती चावल नहीं खरीदना है, आपको उसको वैरायटी करना है, अच्छा और अच्छा वैरायटी उगाना है, आपको उसको खेती करना है, या आपको उसको नया ब्रीड निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बासमती चावल के सीड लाओगे, है ना, 2-3 आप मार्केट से अवेलेबल जो बासमती चावल के सीड्स हैं, 2 तरह के बासमती के चावल, एक जिसमें सुगंध अच्छी है और एक जिसका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो 2 तरह के बासमती चावल के ये हो गए आपके वैरायटीज़ हो गए। अब दोनों के सीड्स को आपने क्या किया, पहले ग्रो किया, नर्सरी में ग्रो किया, फिर उसको बाहर आपने इन्वायरमेंट में लगाया। इन्वायरमेंट में लगाने के बाद जैसे ही उनके फूल आए, तो आपने उनमें जो अच्छा टेस्ट वाला जो बासमती चावल था, उसमें से पोलन निकाल करके अच्छा खुशबू वाला में आपने बासमती चावल में उसको उस फ्लावर को अच्छे, क्या बोला मैंने, अच्छे टेस्ट वाले बासमती चावल से पोलन ग्रेन निकाल करके अच्छे खुशबू वाले बासमती चावल के फ्लावर के पिस्टिल पे उस पोलन को रखा। और अगर दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी है, दोनों का केमिस्ट्री अगर ठीक से हुआ, तो फिर वो जो फ्रूट बनेगा आपका अच्छे खुशबू वाले में, जिसमें आपने पॉलिनेशन करवाया है, वो फिर आगे जो बीज देगा, आगे जो बासमती चावल का वो बनेगा, क्या बोलते हैं, बासमती चावल बनेगा, वो उसमें क्या होगा, उसमें जो बीज आएंगे, और आपका जो बासमती चावल अब नया जो है उसमें अच्छा टेस्ट भी होगा और अच्छा खुशबू भी होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह के ब्रीडिंग को, पॉलिनेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और जो लोग इसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडर। ठीक,
आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो इसी तरह से क्रॉप को इम्प्रूव किया गया है ना। पहले क्या होते थे, पहले जो गेहूं होते थे हम लोगों के पहले जो आपके चावल होते थे वो क्या करते थे, एक जो प्लांट होता था उसमें ज़्यादा बीज नहीं लगते थे, है ना, कम बीज लगते थे। तो फिर उसको क्रॉस कराते कराते उसको इस तरह आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते कराते अभी के समय में जो है वो एक ही बीज से उसमें बहुत सारे चावल के दाने, मतलब उनका जो फल है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से पैदावार ज़्यादा होती है। वो एक प्लांट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको हो सकता है विजुअलाइजेशन करने में आसानी मुश्किल हो रही हो, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे खेत का बात करोगे तो फिर ओवरऑल वो असर करता है ना। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ चला गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग ये क्या है, एक मिनट रुक जाओ, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हो गया, इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेंस ये हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके बाद अरे हाँ ये तो आर्टिफिशियल इन सच क्रॉसिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो यहाँ कहाँ चला गया, इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन है, बैगिंग टेक्निक ये तो है, इसमें कहीं पर होना चाहिए, ये तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड pollen grain आर यूज्ड फॉर pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट प्लांट ब्रीडर करते हैं, तो इसमें क्या ध्यान होता है कि वो जो पिस्टिल आपका जो फ्लावर है वो किसी और पोलन से आके वो फर्टिलाइज नहीं हो जाए, ठीक है ना, वो कोई और पोलन उससे इंटरेक्ट नहीं किए करे। ठीक, तो उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ इंटरेक्शन है। क्या मेथड और इंटरेक्शन है, ठीक, उसको देखते हैं हम लोग। इफ़ द फीमेल plant parent bears bisexual flower, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर बाइसेक्सुअल मतलब क्या, उसी में एंथर है, वैसे एक ही फ्लावर में, जैसे अड़हुल का फूल है उसी में एंथर है, उसी मतलब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन और उसी में स्टिग्मा है, तो उससे क्या करेंगे, उसका एंथर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, एंथर वो पहले ही निकाल लेंगे, इससे पहले कि वो एंथर से पोलन ग्रेन निकले। डिहाइस मतलब उससे अंदर से फट के वो तुम्हारा पोलन ग्रेन बाहर निकले, उससे पहले उन सब सारे एंथर को निकालेंगे। और इसके बाद दिस स्टेप इज़ रिफर्ड टू एज इमेस्कुलेशन। जैसे ही उस फ्लावर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से आपने एंथर को निकाल दिया, उस स्टेप को क्या बोलेंगे, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज। तो एक पॉलीथीन का बैग से उस फ्लावर को कवर कर देंगे। ठीक, अब वो फ्लावर आइसोलेट हो गया, जनरली मेड ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। बटर पेपर कुछ नहीं होता है, एक पेपर होता है जिसमें बटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उससे वो बंद कर देंगे ताकि वो पॉलिनेट नहीं हो जाए किसी और एंथर से। तो जनरली मेड ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। अब उसको जो बैग में आपने रखा उसको क्या बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर्स अटेन्स रिसेप्टिविटी। अब आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना, अब अगर आप प्लांट ब्रीडर हैं और इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट से ये पता करना होगा कि ये पिस्टिल पोलन को कब एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, उसका टाइम आपको पता करना होगा। उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिसेप्टिविटी। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मतलब वो रिसेप्ट हो गया, है ना। रिसेप्शन आपने सुना है, रिसेप्शन मतलब क्या, रिसेप्शन आपको एक्सेप्ट करता है, रिसेप्शन में आप खुद जाते हैं। तो उसी तरह स्टिग्मा क्या करता है, रिसेप्टिव स्टेज में पहुंचता है, उसको इसके बाद ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा and the flowers are rebagged
and the fruits allowed to develop. अब मैंने जो बात किया था उसमें 2 बासमती चावल का जो सीड आपने लिया था और पौधा आपने उगाया था, है ना, तो उस फूल को जैसे टेस्ट वाला जो एक टेस्ट वाला था बासमती चावल और एक खुशबू वाला था, तो खुशबू वाला से आपने इमैस्कुलेटेड करके उसका एंथर हटा दिया, है ना, और टेस्ट वाले से पोलन को ले करके जब वो रिसेप्टिव हो गया खुशबू वाले का पिस्टिल, तो फिर वो टेस्ट वाले से पोलन ग्रेन उसके पिस्टिल पे जाके छिड़क दिया। ठीक है, ब्रश से आप ये करते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, उस फ्लावर को जो खुशबू वाला जो फ्लावर था आपका उसको रीबैग कर दिया। ठीक है, जो भी प्लास्टिक से या फिर बटर पेपर से, प्लास्टिक वो हो सकता है वो टच हो जाए लेकिन जो पेपर है वो फर्म रहेगा। ठीक है, उससे आपने ढक दिया तो फिर वो रीबैग कर दिया और उसका जो फ्रूट है जो चावल है उसको आपने डेवलप होने के लिए छोड़ दिया। ठीक, इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फिर उसमें से एंथर हटाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे पपाया प्लांट था, उसमें पपाया में मेल फ्लावर अलग था, मेल प्लांट ही अलग था, क्या बोलना उसका, और फीमेल प्लांट अलग था, है ना। हर्माफ्रोडाइट जो था पपाया प्लांट, उसमें क्या था कि एक फ्लावर में एंथर होते थे और दूसरे फ्लावर में तुम्हारा पिस्टिल होते थे, है ना। उसमें ये ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ क्या करना है, बैगिंग करना है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है पपाया प्लांट में जो फीमेल फ्लावर हैं उसको सिर्फ बैग में रख दिया। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग, यूनि मतलब वन, देयर इज़ नो नीड फॉर इमस्कुलेशन, एंथर को हटाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 अलग अलग फूल है। द फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, तो फ्लावर के खुलने से पहले वो पिस्टिल जो खुलेगा, है ना, फ्लावर जो खुलेगा और पिस्टिल बाहर आएगा, एक्सपोज होगा, उससे पहले ही उसको क्या किया जाता है, बैग कर दिया जाता है, बैग लगा दिया जाता है। और व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा जब एक्सेप्ट करने लगता है तो फिर पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। अब जो कैटेगरी का आपको क्रॉस कराना है उससे, तो फिर आप वो पपाया के फीमेल फ्लावर से बैग हटाओगे और उसमें पॉलिनेशन कराओगे और फिर वापस उसको रीबैग कर दोगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन किसी मैन के द्वारा, है ना। ये स्टेप वही चीज़ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एंथर हटाना पड़ता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एंथर तो अलग अलग फूल हैं तो इमैस्कुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक बार जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, इसके बाद क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, अब देखो पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, है ना, 2 मेल गैमेट आए और 2 मेल गैमेट आके फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड से होते हुए फिलीफॉर्म एपरेटस उसको डायरेक्शन दे दिया कहाँ, एग सेल में। ठीक, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें जो 2 थे उसमें से एक जाएगा एग सेल में और दूसरा जाएगा पोलन न्यूक्लियाई में। ठीक, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, after entering one of the synergid, the pollen tube releases the 2 male gamete into the cytoplasm of the synergid. One of the male gamete moves toward the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. अब 2 मेल गैमेट जो आ रहे थे वो एक चला जाएगा कहाँ, एग सेल में। ठीक, ये दोनों जो मिल रहे हैं इन मिलन को क्या बोला जाएगा, सिनगैमी। ठीक, और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल द जाइगोट, ये दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बन गया। दूसरा, द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो दूसरा मेल गैमेट था वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाएगा, तीनों मिला के फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, तीनों मिला के फ्यूज़ कर जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियोइड, इट इज टर्म ट्रिपल फ्यूजन, है ना। ट्रिपल फ्यूजन बन जाएगा और फिर क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमेनन इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। अब दो मेल गैमेट हैं और दोनों अलग अलग फ्यूज़ कर रहे हैं। एक मेल गैमेट आके एक से फ्यूज़ किया और एक मेल गैमेट आके पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ किया, इसीलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो, द फेनोमेनन इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। अब जिस प्लांट में फ्लावर है उसी में ये वाला स्टेप होता है, ये सब सारे स्टेप होते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब सेंट्रल सेल जो था वो फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म while the zygote develops into the embryo। ठीक है, तो जाइगोट है वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, मतलब वो फ्रूट बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और जो एंडोस्पर्म है वो क्या बनेगा, उसका फूड बनेगा एम्ब्रियो का। ठीक, इसको और स्टेप में देखते हैं। दो मेल गैमेट आ रहे हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब से होते हुए। एक मेल गैमेट क्या जाएगा, एक से जाएगा एक से फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सिनगेमी। फिर दूसरा मेल गैमेट जो है वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में थे सेंट्रल सेल में, ठीक है, उनसे फ्यूज करेगा और 3 सेल हो जाएंगे वहाँ पर, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक बार जब ये फ्यूज हो गया तो फिर following double fertilization event of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed post fertilization event। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और जो ओव्यूल है वो किसमें मैच्योर होगा, सीड बनने में, और पूरा का पूरा ओवरी जो है वो फ्रूट बनेगा। ठीक, ये सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखते हैं क्या क्या होता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब दोनों जो फर्टिलाइज होकर के, ठीक है, बना है, एक तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है और एक जाइगोट बना है। ठीक है, उसमें से पहला डेवलपमेंट किसका होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, क्योंकि ये फूड है कि नहीं। The primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid, कहाँ चला गया, the cells of this tissue repeatedly and forms a triploid endosperm tissue। ठीक, the cells of this tissue why primary repeatedly and forms a triploid endosperm tissue। The cells of this tissue are filled with reserve food material। अब ये क्या हो रहा है, ये बार बार अपना डिवीज़न का सेल डिवीज़न करेगा और वो खुद को अपना सेल के नंबर को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि ये आगे जाके एम्ब्रियो का फूड के रूप में काम करेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। वो क्या होता है, एक ही सेल रहेंगे लेकिन उसका जो न्यूक्लियाई है वो ज़्यादा हो जाएगा। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, वही बात है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। अब फिर बाद में क्या होगा कि जितने भी न्यूक्लियस अलग अलग बने हैं बहुत सारे एक ही सेल में, उनमें बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और फिर वो टिश्यू का रूप फॉर्म कर देंगे। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वैरीज ग्रेटली। कितना न्यूक्लियस बनेगा, कितना सेल बनेगा, ये अलग अलग वेराइटीज़ में, अलग अलग फ्रूट्स में डिफरेंट है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो, नारियल आप लोगों ने खाया है, तो नारियल में जो पानी है वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक, और जो वाइट कलर का है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, दो तरह के फूड एम्ब्रियो के हैं। अच्छा, तो इसमें एम्ब्रियो कहाँ रहेगा, अब जब भी आप नारियल खाते हो
तो जिस साइड में नारियल में आपने देखा होगा, ये तो पूरा का पूरा फ्रूट दिया हुआ है, इसके छिलके के अंदर में बीच में जो ये एल्बुमिन जो लिखा हुआ है, एम्ब्रियो जो लिखा हुआ है, ये पूरा गोल स्ट्रक्चर जो आपने देखा होगा इसको छीलने के बाद, तो इसमें से एक साइड में 3 छेद रहेंगे, है ना। और जिस साइड 3 छेद रहेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड देखो, यहाँ कोना में नहीं, मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड एकदम सेंटर में एक छोटा सा मतलब कितना छोटा, आपके पेन का जो नीब होता है ना, जो मेटल नीब होता है उतना छोटा वहाँ पर वो एम्ब्रियो रहता है, ठीक। और उसी के लिए सारा खाना है, वो लिक्विड भी और वो वाइट पार्ट भी, ठीक। कभी देखना। हाँ, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। देखो ये जो फूड है उसका, वो हो सकता है डेवलपमेंट में वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, या फिर वो कुछ बचा रह जाए, वो डिपेंड करता है अलग अलग किसमें। एंडोस्पर्म कंप्लीटली किस में ख़त्म हो जाता है, पी में ख़त्म हो जाता है। पी किसको बोलेंगे, पी बोलते हैं मटर को, है ना। और ये कहाँ गया, अच्छा पी बहुत तरह के होते हैं, है ना। पिजन पी नहीं, पिजन पी और पी कहीं नहीं है, यहाँ वाइट पीस दिख रहा है, वाइट पीस आपके एक पिजन पी है, एक पिजन पी किसको बोलेंगे, मुझे लगता है ये जो दाल है आपका, वो देख लेना आप, एक पिजन पी है, एक वाइट पी है, और एक चिक पी भी था, चिकन ब्लैक चिक पीस भी है। तो फिलहाल हम लोग मटर की बात करते हैं, है ना। तो पी, ग्राउंडनट और बीन्स। ग्राउंडनट किसको बोलेंगे, ग्राउंडनट बादाम को बोलेंगे, है ना, कच्चा बादाम, ठीक है। और बीन्स आप लोगों ने देखा होगा, और भी फिर दुनिया तरह का, आप आराम से इसको देखना और फिर वो सॉर्ट आउट करना कि कौन सा बीन्स का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। ये स्लाइड मैंने दे रखा है। तो पी, ग्राउंडनट और बीन्स, इसमें क्या होता है कि वो जो एंडोस्पर्म है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा खा लिया जाता है उसके एम्ब्रियो को, जो है बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, कैस्टर और कोकोनट में और कैस्टर में वो पूरा बनने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बचा रहता है। अच्छा, कैस्टर किसको बोलेंगे, अरंडी, हम लोग बात किए थे, ऐसा सीड होता है, ऐसा फ्रूट होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रहता है, एंड बी यूज्ड फॉर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब जब वो जर्मिनेट करेगा तो फिर वो एंडोस्पर्म उसके काम आएगा आगे बढ़ने के। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स एंड ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। अब जब भी आप नारियल आपने देखा होगा, सफ़ेद वाला पार्ट खाया भी होगा, पानी भी पिया होगा, उसमें जो एम्ब्रियो है उसको आप खोजना, वो एकदम डिस्टिंक्ट अलग से वो रहता है, वो आपको दिख जाएगा, है ना। वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल, व्हीट, राइस एंड मेज। अब उसको खोल के देखना, व्हीट, राइस और मेज को भी, कि उसमें एंडोस्पर्म होता है कि नहीं, ठीक। अब इसके बाद है एम्ब्रियो, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर, एंडोस्पर्म हम लोगों ने देख लिया, अब एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। अब जहाँ पर जाइगोट बना था, है ना, तुम्हारा एक सेल के पास, है ना, एक सेल और बगल में सिनर्जिड्स, तो मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। वो जो पहले उसका एम्ब्रियो का खाना बन जाएगा, है ना, एंडोस्पर्म बन जाएगा, कोकोनट में जो वाटर और सेल वाइट कलर का सेल था, वो जब रेडी हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। ये क्या है, एडेप्टेशन है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द सीड्स डिफर ग्रेटली। हर एक सीड में अलग अलग कहानी है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है कि एंडोस्पर्म पहले डेवलप हुआ, इससे क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि सीड्स जो है वो ग्रो करेगा अच्छे से। द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन। शुरू के जो स्टेप है वो दोनों में सेम है, ठीक। क्या क्या सेम है वो हम लोग देखते हैं। फिगर 1.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो इन ए डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो।
ये जो फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, ये डाइकोटिलेडनस कर दिया हुआ है, ठीक है। डाइकोट मतलब जैसे चना हो गया, जिसके सीड दो टुकड़े में अलग अलग बंट जाते हैं, चना हो गया, मूंग हो गया, और भी जितने तरह के दाल हैं। द जाइगोट गिव राइजेस टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो यही सब स्टेज है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जाइगोट से क्या होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो से फिर सस्पेंसर से और डेवलप करेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेंगे। ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। अच्छा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस हम लोग हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, एक्स वाई एक्सिस पे मैथ के क्लास में, है ना। तो ये एक एक्सिस है, एक्सिस मतलब उस लाइन में, ठीक। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिस एक्सिस पे वो एम्ब्रियोनल है, और उसके अगल बगल जो कॉटिलीडन रखा हुआ है, जैसे यहाँ देखो, चना का पेड़ कहाँ गया, चना का पेड़ नहीं, चना का वो पता नहीं, अच्छा आएगा तो देख लेना। देखो यहाँ जैसे ये मान लो किडनी बीन्स रखा हुआ है ना, ये सोयाबीन, आप ऐसे अगर फुलाते हो, सोयाबीन फुलाते हो, राजमा फुलाते हो, तो ऐसा आता है कि नहीं, ऐसा। ये जो फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर नंबर है 1.13, है ना। 1.13 में नहीं, फिगर दिया हुआ है 1.15। 1.15 में ये फिगर दिया हुआ है, देखो डाइकोटिलीडन्स में कैसे दो अलग अलग हैं। तो embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle. अब embryonal axis के ऊपर का पार्ट, ठीक, उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, which terminates with the plumule or stem tip. वो टर्मिनेट होगा किस में जाके, प्लूम्यूल। रुको, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, इसमें वो चना को खोजना पड़ेगा। चना मैंने, हाँ ये तो देखो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, चना का दो पार्ट है ना। एम्ब्रियो एक्सिस में ऊपर जा कर के वो किस पे एंड करता है, प्लूम्यूल में, ठीक। उसी का सारा पार्ट है, आराम से देखोगे फिगर किससे मैच करके तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, अच्छा जैसे डाइकोटिलेडनस हम लोग बात किए, वैसे मोनोकॉट क्या हो जाएगा, मोनोकॉट में आपका मकई आ जाएगा, है ना। मकई का जो बीज होता है वो क्या दो टुकड़ा में होता है, नहीं होता है। मकई का बीज एक ही टुकड़ा में होता है। तो मान लो ये जो फिगर है, फिगर 1.14, नीचे का डायग्राम कैसा है, ये मोनोकॉट के लिए, और ऊपर का डायग्राम कैसा है, ये डाइकॉट के लिए। डाइकॉट कब, वो मैच्योर होने के बाद, ठीक है। शुरू के स्टेज एक जैसे थे, और आखिरी स्टेज में जहाँ से अलग अलग दोनों हो जाते हैं। तो ये 1.14 में जो ये फिगर है, ये तुम्हारा मकई का है ना। मकई बोलो या फिर गेहूँ बोलो, गेहूँ का ये डायग्राम देखो, ये भी, इसमें भी ऐसा ऐसा पार्ट है, आप डिटेल से देख लेना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ, कैसे, वो लाइन जिस पे एम्ब्रियो खड़ा है, जिस पे पड़ा हुआ है, एंड टू कॉटिलीडन्स। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन इज एपिकोटाइल, है ना। कॉटिलीडन के ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, और कॉटिलीडन के नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा एक तो और क्लियर हो जाएगा। विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle, which terminates at the lower end of the radicle or root tip. The root tip is covered with root cap. देखो ये क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आगे दिक्कत करेगा। ये क्वेश्चन होना चाहिए एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल वाला, पता नहीं मैंने वो इंक्लूड किया है या नहीं। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि ये चना का जो बीज है ना, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और इसके नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक। इतना सा ही बात है। कहाँ से वो होगा, कहाँ से डिसाइड होगा, जहाँ से वो, ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो वो लीफ निकला है ना छोटा छोटा, मतलब वहाँ से ऊपर का पार्ट
एपिकोटाइल, और वहाँ से नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। Embryos of monocotyledon possess only one cotyledon। अब चना में तो 2 cotyledon टुकड़े हो गए, ठीक है ना। गेहूं में 2 टुकड़ा नहीं होगा, फिर मकई में भी 2 टुकड़ा नहीं होगा, ठीक। तो उसका जो cotyledon है उसको क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। In the grass family, the cotyledon is called scutellum, that is situated toward one side, एक साइड में रहता है, of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called colorhiza। अब देखो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर और ये फिगर 1.14, ये दोनों एक ही है ना। तो रूट कैप के नीचे वाला पार्ट उसको बोलेंगे कोलोरहिजा, और रूट कैप के अंदर रेडिकल, ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल है ना। एपिकोटाइल का से क्या निकलेगा? सूट एपेक्स निकलेगा, और उसका जो कवरिंग है वो कोलियोप्टाइल। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपोकोटाइल। The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum, scutellum जहाँ पर अटैच हुआ है ना, वहाँ से ऊपर के लेयर को क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल, ठीक। एपिकोटाइल हैज सूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, वहीं पर एक छोटा सा लीफ रहेगा, है ना। कभी आप अंकुरित चना को खोल के देखना, है ना, उसमें अंदर में एपिकोटाइल में छोटे छोटे लीफ डेवलप हो के वहाँ पर रहते हैं। और hollow foliar structure, the coleoptile. Epicotyle has the shoot apex, a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile। और जिस बॉक्स में जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो लीफ रहेंगे उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जो उसका कवरिंग है। Soak a few seeds, say wheat, maize, peas, chickpea, groundnut overnight, then split the seeds and observe the various part of embryo of the seeds। आप गेहूं को रात भर सॉरी भिंगा के देख सकते हो, और उसको बीज से अलग अलग करोगे तो फिर ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ सारा पार्ट है, इतना पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही आपको पढ़ना है। फिर है सीड्स। In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as the fertilized ovule। फर्टिलाइज होने के बाद जो डेवलपमेंट होगा, है ना, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो सीड बनेगा, बीज बनेगा, है ना। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर रहते हैं। ए सीड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट हम लोगों ने देखा, उसका जो कवरिंग है, चना में भी आपने कवरिंग देखा था, है कि नहीं। और फिर कॉटिलिडन रहेंगे, चना के 2 पार्ट जो हैं, और बीच में एक एम्ब्रियो एक्सिस। कैसा रहेगा वो आप देखे थे, अभी आगे भी हम लोग देखेंगे। द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, एज इन लेग्यूम्स। लेग्यूम बोलते हैं जितने भी पल्सेस कैटेगरी रहते हैं उन सबको लेग्यूम्स बोलते हैं, है ना। वो थिक क्यों रहते हैं? वो एम्ब्रियो छोटा क्यों रहता है? एम्ब्रियो छोटा रहता है और उसका किनारे किनारे जो कॉटिलिडन है वो क्या है? उसका फूड है ना, इसलिए वो थिक रहता है। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। ये आगे क्लियर हो जाएगा। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, है ना, जिसमें उसका फूड नहीं बचा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एल्बुमिनस। एक ही बात है, 2 अलग अलग टर्म है एक दिया हुआ। एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे मटर के दाने में कोई खाना नहीं बचता है, वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो ही बचता है। फिर ग्राउंड नट में, बादाम में भी वैसा ही। एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एल्बुमिनस सीड मतलब क्या? जिसमें एंडोस्पर्म कुछ बचा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल क्या है? वीट हो गया, मेज हो गया, मेज मतलब मकई, बारले हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। बारले पहले मिलता था, अभी भी मिलता है बारले। वो मकई जैसा ही, आटा जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा
चिपचिपा होता है, ठीक है, वो बच्चे को खिलाते हैं वो, क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, हम लोग भी खा सकते हैं। कैस्टर बोलते हैं अरंडी को, ठीक है। इन सब में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा रहता है। ओकेजनली इन सब एंडोस्पर्म बचा रहेगा तो क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर में काली मिर्च, और बीट मतलब बीट आप खाते हैं, बीट रूट है ना, खून बढ़ाने के लिए लाल कलर का होता है, पूरा हाथ और मुंह लाल हो जाता है खाने के बाद। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इज ऑल्सो परसिस्टेंट। अच्छा, न्यूसेलस यहाँ पर एक वर्ड है, देखो जब फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो रहा था तो वहाँ पर न्यूसेलस भी उसका एक टिश्यू स्ट्रक्चर था। ये देखो ओव्यूल में देखो न्यूसेलस है ना, एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के ऊपर न्यूसेलस, ठीक। तो ये कभी कभी बचा रह जाता है ना, तो फिर उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक। एक क्वेश्चन आएगा कभी कभी, किसमें बचा रह जाता है, बीट में बचा रह जाएगा और काली मिर्च में रह जाएगा। न्यूसेलस भी बचा रह जाएगा और जो न्यूसेलस बचा रह गया उसी को बोलेंगे पेरिस्पर्म। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। इंटेगुमेंट्स आप देखो, इंटेगुमेंट ये रहा, इंटेगुमेंट ओव्यूल में इंटेगुमेंट बाहर है ना, तो इंटेगुमेंट कभी कभी क्या क्या होते हैं, बचे रह जाते हैं। और इंटेगुमेंट क्या था, इंटेगुमेंट ओव्यूल्स हार्डन्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। चना में जो सीड कोट रहता है वो किससे बना, इंटेगुमेंट से, ठीक। अच्छा एक बात और, नॉर्वे कहाँ है, नॉर्वे ये जो वर्ल्ड मैप देखोगे इसमें यहाँ देखो सबसे नीचे में पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हम लोग का झारखंड वो नहीं आया, खैर। तो इंडिया आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऊपर में एकदम कोना में वहाँ पर बाएं तरफ कोना में देखो नॉर्वे है, ठीक है। इसी कंट्री का यहाँ पर एक स्वालबोर्ड बोल करके जगह है और वहाँ पर ग्लोबल सीड वॉल्ट है। वहाँ पर क्या है कि 1,000,000 कितना है, 1,03,397 सीड्स रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, उसका डुप्लीकेट रखा हुआ है। वो मान लो कोई डिजास्टर आ गया तो भी हम लोगों के पास सारा अनाज आगे बढ़ाने के लिए वो बचा रहेगा, ठीक। इसमें से इंडिया से कितना गया है, इतना सीड गया है, 9,50,000, ठीक। इतना हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। कुछ नहीं करते हैं वहाँ पर, बस पैक करके सीड को रखा गया है और उसको प्रिजर्व किया गया है। ये आपके देखने के लिए है ना, मोनोकोटिलिडन का बीज और ये डाइकॉट का बीज, ठीक है। इसमें ये गेहूं का बीज है और ये चना का बीज है। चना है या कोई दाल है, अरहर का दाल होगा शायद। चलो फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये बीट का ये है, एम्ब्रियो है, ठीक है ना। देखो इसमें पेरिस्पर्म रखा हुआ है, ये जो न्यूक्लियस है वो बच जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं बाद में पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, फिगर 1.5a है ना। इसमें देखना वो क्या होता है, इंटेगुमेंट जो पार्ट था, ये देखो इंटेगुमेंट है ना, ओव्यूल का आउटर पार्ट, यहीं आगे जाके क्या होता है, सीड कोट का बाहर का कवर बनता है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर। अब इसमें ये देखो माइक्रोपाइल एंड है जहाँ से पोलन ग्रेन अंदर आया था, मेल गेमेट अंदर आया था, ठीक। तो इस एंड, ये वो जो एंड है वो हमेशा खुला रहता है, वो सीड बनने के बाद भी खुला रहता है। आप ध्यान से देखोगे तो चने में आपको देखना एक छोटा सा छेद दिखाई देगा, उसके जो पॉइंट टिप होता है ना उसके बीच में, ध्यान से कभी देखना, उसमें एक टिप होता है, वो उसका माइक्रोपाइल का ओपनिंग है ना, वहीं से वो सांस लेता है और पानी उससे अंदर जाता है। दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब वो जर्मिनेट करेगा तो उसके अंदर पानी कैसे जाएगा, वहीं से जाएगा, माइक्रोपाइल से, है ना। और ऑक्सीजन वहाँ से कैसे जाएगा, वो माइक्रोपाइल से ब्रीथ करेगा। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा वो
उसका वाटर कंटेंट कम होता जाएगा और वो सूखता जाएगा। 10 to 15% बाय मास। 10 to 15% मतलब तुम्हारा 90 से 85 से 90% पानी और तुम्हारा मास जो है वो पूरा सूखा हुआ। द जनरली रिलेटिवली ड्राई। 10 to 15% मतलब पूरा सीड्स का 10-15% ही वो रह जाएगा। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन दिस द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। वो क्या करता है, वो सो जाता है ना। डोरमेंट मतलब सोया रहना, ठीक है। फिर क्या होता है, इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन हुआ, जैसे फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब है आप जैसे अभी जिस कंडीशन में हो ये क्या फेवरेबल है, आपके रहने लायक है, आपके फेवर में है, तो उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है मतलब मॉइस्चर अच्छा मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है और टेम्परेचर मिलता है, धूप वगैरह मिलता है, तो फिर वो आगे जर्मिनेट करता है। As ovules mature into seed, the ovary develops into a fruit। ठीक, ओवरी आप लोगों को याद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवरी था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रीसीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सीड बनेगा, एक तो सीड डेवलप कर रहा है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो ओवरी है वो भी साथ साथ डेवलप हो रहा है एक ही साथ। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब फ्रूट का आउटर कवरिंग, है ना। जैसे सेब में आपने देखा है बाहर का छिलका होता है, फिर आम में आपने देखा है छिलका। द फ्रूट्स में बी फ्लेसी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो etc, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ग्राउंडनट मतलब कच्चा बादाम, ठीक है। बादाम में आपने बादाम नहीं उसको बोलते हैं, वो मूंगफली है एक्चुअली, मैं इतनी देर से बादाम बोल रहा हूँ। एज इन ग्राउंडनट वो मूंगफली में, और सरसों के तेल, सरसों का जो बीज होता है उसमें क्या है, वो सूखा हो सकता है, ठीक है, या फिर वो फ्रूट क्या हो सकता है, फ्लेसी भी हो सकता है, गुआवा में, ऑरेंज में, मैंगो में, ये आप जान ही रहे हो। द फ्रूट्स में भी फ्लेसी, ठीक है। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक, तो हर एक प्लांट का अपना सीड को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का अलग अलग तरीका है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, मुझे तो याद नहीं। खैर, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ए फ्रूट। अच्छा देखो, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स किसको बोलेंगे, इस ओवरी में अंदर में देखो ये ओव्यूल्स है छोटे छोटे, है ना। तो जितने ओव्यूल्स रहेंगे उतने ही सीड रहेंगे, ठीक। जैसे गुआवा में ढेर सारे सीड हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, ओव्यूल्स ज़्यादा है कि नहीं। आम में क्या है, एक ही सीड है, तो उसमें कितना ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल है, ठीक है। यही बात, यही क्वेश्चन यहाँ पर है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ए fruit, ठीक। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall। लगभग ज़्यादातर पार्ट में और भी जो फ्लोरल प्लांट हैं, जैसे पेटल्स हो गए, है ना, उसके सेपल्स हो गए, वो सब वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। लेकिन किसी किसी स्पीसीज़ में, जैसे एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में और कैस्यू में, सेब में, स्ट्रॉबेरी जान रहे हो आप, और कैस्यू किसको बोलते हैं हम, ये कैस्यू है काजू, है ना। कहाँ गया, द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया थैलेमस। थैलेमस में ये देखो, ये जो ग्लिटर कर रहा है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, थैलेमस, ठीक। तो इन तीनों में किस में कैस्यू में और क्या था, कहाँ चला गया, कैस्यू में, एप्पल में, काजू में, एप्पल में और स्ट्रॉबेरी में ये क्या होता है, ये जो थैलेमस है ये भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बनते हैं। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो सिर्फ अगर ओवरी से बनेगा
तो ही उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, है ना। और कैसियो में, स्ट्रॉबेरी में और एप्पल में थैलेमस से फ्रूट बना, इसीलिए उसको क्या बोले, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में